भारतीय होना एक बात है, और भारतीयता का जो कनोटेशन हम लोग समझते हैं, तो उसका अभाव रहा है। जो हमारी शिक्षा नीति हो या शिक्षा पद्धति रही है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्फेसिस, तो हमारी संस्कृति और भारतीयता का जो बिल्कुल साफ साफ अर्थ हम लोग समझते हैं, सभी समझते हैं। तो और ये भी है कि लोग कहते भी रहे हैं, एक तो पहली आलोचना होती थी कि मातृभाषा में पढ़ाई होती तो शायद हमारी क्रिएटिविटी, सृजनशीलता, देखिए किसी अपने यहाँ एक शिक्षा के लिए एक आवश्यक शर्त है कि शिक्षा मात्र पुस्तक पढ़ना नहीं है, किताबों को पढ़ना नहीं है, सृजनशीलता होनी चाहिए। क्रिएटिविटी इज द हॉलमार्क ऑफ एजुकेशन, एंड एजुकेशन इज द कल्टिवेशन ऑफ वैल्यू। जैसा कि अक्सर हम भी बोलते रहे हैं कि शिक्षा का अर्थ मात्र सूचना नहीं है। और अगर हम देखते हैं अभी तक के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भी शिक्षा नीति बनी है, तो वहाँ कहीं ना कहीं से कुछ इंडियननेस, जो भारतीयता पर बल है, वो कम रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये शिक्षा नीति में सब कुछ है और पहले की शिक्षा नीति में कुछ नहीं था, और अभी तक जो हम लोग पढ़कर आए हैं वो बिल्कुल बकवास था, और अब जो होगा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति सारा परिवर्तन कर देगा। शिक्षा समय समय पर ये मार्ग निर्देशित करने के लिए ऐसी नीतियां आई हैं। कुछ इस नीति में भी कमियां हैं, जिसको कि स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन मातृभाषा का जो प्रश्न है, और जिसमें भारतीयता का पुट भी है, इंडियननेस पर बल भी है, तो वो ये आज तक, अभी तक हम लोग यही कहते थे कि अगर मातृभाषा में पढ़ाई होती तो शायद हमारी सृजनशीलता बढ़ जाती। ऐसे तो हम सिर्फ नौकरी लेते हैं और फिर सृजनशीलता की बड़ी कमी रहती है, व्यक्तित्व के निर्माण की भी कमी रहती है, और हम एक तरह से विदेशी स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, और हमारी मानसिकता उस तरह की बन जाती है। ऐसी ऐसी आलोचना होती रही। और अभी जब शिक्षा नीति में परिवर्तन की बात आई और परिवर्तन हुआ, इसको इम्प्लीमेंट करने के स्टेज में हम लोग हैं, तो निश्चित ही जो इसके जो सबल पक्ष हैं उसको भी देखना होगा। उसको अब एक तो एक डिफिकल्टी भी, हमने भी गीता, ये इंदु खंडूरी जी का भाषण सुना, और एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि नई शिक्षा नीति में ये मल्टीपल एंट्री, मंडल जी ने, प्रोफेसर मंडल जी ने बताया, उन्होंने भी इसकी ओर रेखांकित किया कि मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट। अब पहले था क्या कि फिजिक्स और फिलॉसफी का कॉम्बिनेशन नहीं होता था। तो एक घटना बताएं कि 2007 में संयोग से मुझे यहाँ डार्लिंगटन, लंदन के पास है, वहां रहने का मौका मिला, और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट्स का एक कॉन्फ्रेंस था, यंग टीचर्स एंड स्कॉलर्स कॉन्फ्रेंस। उसमें फिलॉसफी के ही लोग थे। तो वहां पर फिजिक्स और फिलॉसफी के कॉम्बिनेशन के बहुत सारे विद्यार्थी थे, जो बहुत क्रिएटिव पेपर भी उन लोगों ने जो पढ़ा, ये अनुभव
की बात मैं बता रहा। तो उस समय भी मेरे दिमाग में बात आती थी कि जब बीए बिहार में था कि बीए फिलोसफी ऑनर्स वगैरह पढ़ेंगे तभी आप एमए फिलोसफी पढ़ेंगे, एक क्लोज्ड। और साइंस के लोग अगर गार्जियन का दबाव है कि आप विज्ञान पढ़िए, ये डॉक्टर और इंजीनियर बनिए, तो विद्यार्थी कितने दबाव में पढ़ाई बंद भी हो जाती थी उनकी। तो कहीं ना कहीं से ये शिक्षा में जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके लिए ये स्वतंत्रता आवश्यक है। और ये मल्टीपल एंट्री ये एक स्वागत योग्य कदम है, अगर हम इसको इसकी गहराई में जाते हैं। क्योंकि पिछला अनुभव रहा है कि किस तरह से हम अपनी स्वेच्छा से विषय नहीं ले सकते। और क्रिएटिविटी किसी भी एजुकेशन के साथ क्रिएटिविटी जुड़ी है, और क्रिएटिविटी के लिए स्वतंत्रता जरूरी है कि हम स्वतंत्र रूप से विषय का चुनाव करें। तो ये विद्यार्थियों को ये ऑप्शन अभी मिला है। और फिर चूंकि मैं फिलॉसफी के बारे में ही बात करना चाहूंगा, इस शिक्षा नीति में जैसा कि प्रोफेसर जटाशंकर जी ने भी कहा कि अब देखिए पहले अब मूल्य आधारित, अगर ठीक है, मूल्य मूल्य कोई क्लासरूम की चीज नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ कि मूल्य मात्र क्लासरूम के टीचिंग से होगा। और कोई प्रोफेसर ऑफ एथिक्स may teach ethics very good, but he may not be an ethical man. एक दर्शन शास्त्र का शिक्षक, नीति शास्त्र का ज्ञाता नैतिक नीति शास्त्र को पढ़ा सकता है, लेकिन नैतिक आचरण एक चीज है और नैतिक शिक्षा दूसरी चीज है। ये एक विचार है। लेकिन अगर जिसको नैतिक शिक्षा अगर हम बच्चों को देते हैं तो उससे हानि क्या है? उससे मान लिया हमने कि फायदा बहुत नहीं है लेकिन हानि भी नहीं है। तो नैतिक शिक्षा, मूल्य युक्त शिक्षा अगर हम प्रदान करते हैं तो उससे अच्छा ही है। बच्चों के चरित्र का कम से कम उनको मालूम होगा कि कुछ कुछ ऐसे जीवन के मूल्य हैं जो जिसको हम अपने जीवन में उतारते हैं तो एक अच्छा समाज बन सकता है, राष्ट्र बन सकता है, व्यक्ति अच्छा बन सकता है। और हम देखते भी हैं कि अभी भी जो चरित्रवान हैं, यद्यपि कि उनको बहुत सारे स्तर पर झेलना पड़ता है, लेकिन उनका मनोबल टूटता नहीं। वो आज भी जीवन में इस आपाधापी, इस कंज्यूमरिज्म के एज में भी, इस ग्लोबलाइजेशन के एज में जब मूल्य टूट रहे हैं, तब भी जो मूल्य युक्त प्राणी है वो उनका 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 जीवन और उनके प्रति आज भी आदर है। ऐसा नहीं है कि एक बहुत उन्नतशील व्यक्ति हो, बहुत सक्सेसफुल हो और फ्रॉड हो तो आप उसको आदर की दृष्टि से देखें। लेकिन एक साधारण व्यक्ति अगर चरित्रवान है तो आज भी हम उसको आदर की दृष्टि से देखते हैं। कम से कम ये भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में आज भी चरित्रवान व्यक्ति को हम सम्मान की दृष्टि से, इसलिए मूल्य युक्त अगर शिक्षा है और इस पर अगर नई शिक्षा नीति बल दे रही है तो ये अपने आप में सराहनीय है, इसका स्वागत हम करते हैं। और हाँ, तो मैं फिलॉसफी के बारे में अभी जो नीति आई है, प्रोफेसर जटाशंकर जी इसके पहले भी शिक्षा नीति पर हम लोग अखिल ये इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च की तरफ से एक नई शिक्षा नीति पर हम लोगों ने आयोजन किया था। तो उसमें फिलॉसफी, क्योंकि मेरा क्षेत्र जो है उसी पर ज्यादा कंसंट्रेट, फिलॉसफी कम से कम 10-11 बार इस शिक्षा नीति में मेंशन है, जो कि पहले कभी
फिलॉसफी की बात ही कोई नहीं करता था। और आवश्यकता है कि दर्शन शास्त्र के शिक्षक को, और एक चीज है कि जहाँ प्राइमरी शिक्षा जो फाउंडेशनल एजुकेशन है उस पर बल दिया गया है कि उसको मजबूत किया जाए, उसमें सुधार किया जाए, वहीं पर रिसर्च के लिए भी इस शिक्षा नीति में अत्यधिक बल दिया गया है, क्योंकि बिना रिसर्च का कोई भी राष्ट्र उन्नत नहीं हो सकता। रिसर्च फाउंडेशन ठीक हो तो निश्चित हम अच्छे दे सकते हैं। तो यहाँ अब फाउंडेशन की भी बात की गई है। आपके फाउंडेशनल एजुकेशन उसको मजबूत करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। नई शिक्षा नीति जो अभी आई है, और रिसर्च ओरिएंटेशन भी इसमें है। तो ये अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं से बैलेंस, अब ऐसा नहीं है कि एक पैर लंबा हो जाए और एक पैर छोटा हो जाए। तो फाउंडेशन और रिसर्च ये दोनों अगर, क्योंकि जब फाउंडेशन मजबूत होगा तभी आप अच्छे रिसर्च भी कर सकते हैं। और विश्व के स्तर पर इसमें इसमें अभी हम देख रहे थे कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड। एक तो ये बल है, और दूसरा कि इस पॉलिसी में वैश्विक स्तर पर हमारी शिक्षा ठीक हो, और यहाँ के विद्यार्थी ऐसे भी पहले भी हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कमजोर नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अपने मेरिट से सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया है। और इस नीति में इंटरनेशनल सिनेरियो में हमारे बच्चे अच्छा करें, रिसर्चर अच्छा करें, इस पर भी काफी बल दिया गया है। तो हम देखते हैं कि वैसे विरोधाभास है पहले से, कोई आज की बात नहीं है। अब अंग्रेजी स्कूल आज भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि मातृभाषा, अब मान लीजिए कि हमारे बच्चे अगर चेन्नई में जाते हैं तो उनको पढ़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, या चेन्नई के बच्चे अगर बिहार आते हैं तो उनको पढ़ने का ऑप्शन क्लोज हो जाएगा, क्योंकि मातृभाषा में पढ़ाई होगी। ऑप्शनल्स हैं, ऐसा नहीं है कि क्लोज सिस्टम नहीं है। इस एजुकेशन पॉलिसी की एक विशेषता है कि ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम इज ऑलवेज बैड। जैसे बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल होता है, और अगर हमारी शिक्षा नीति क्लोज्ड होगी, बंद हो जाएगी, तब वो गड़बड़ी निगेटिव होगा। तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है हम समझते हैं कि हम लोग उस पर बल दें। और दर्शन शास्त्रियों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमने भी दो तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग्स जो इसमें हुई थी दिल्ली में, तो एज ए chairperson of the Indian Council of Philosophical Research, I was also invited, जिसमें मान्यवर कस्तूरी रंगन जी और शिक्षा मंत्री, ये सारे लोग थे, और जितने भी वाइस चांसलर्स थे पूरे हिंदुस्तान भर के, तो उनसे कंसल्टेशन के लिए बुलाया गया था। और बहुत ही, अब इतना कंसल्टेशन और इतनी मेहनत करके शिक्षा नीति आई है। इसके पहले इतने कंसल्टेशंस नहीं होते थे, इतना थ्रेडवेयर एनालिसिस नहीं होता था, इतना पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। अब इम्प्लीमेंटेशन करना आपके हाथ में है, आपके हाथ में माने ये सामान्य जनता और शिक्षक को इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करने में अगर हम कोई गड़बड़ी कर दें तो उसके लिए नीति को दोषी नहीं कर सकते। और हमेशा हम ये कह रहे हैं कि पहले भी नीतियां आई हैं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्फेसिस, अभी हम इम्फेसिस दे रहे हैं इंडियननेस पर। पहले हमारा इम्फेसिस के दृष्टिकोण से हमारी
पूरे राष्ट्र के निर्माण में जो एक माइंडसेट बदला है और बदल जा रहा है। आज सुबह हम लोग प्रोफेसर जटाशंकर जी ने कहा भी कि किस तरह से विवेक चूड़ामणि टेक्सुअल स्टडी उसको हम लोगों ने देखा और बहुत ही सुंदर ढंग से एक बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा उसमें हम भी शिक्षार्थी की तरह हमने भी पढ़ा। तो ये माइंडसेट और पूरी आइडियोलॉजी में परिवर्तन हुआ है और इसको हमें स्वागत करना होगा क्योंकि हमारी सृजनशीलता बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।